हेलो एवरीवन, फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा फनी है एंड आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड शाओ के साथ, जो कि यहाँ नॉवेल वर्ल्ड में आ गई होती है, पर उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि ये मैं कहाँ पर आ गई हूँ। उसे याद होता है कि उसका तो कार एक्सीडेंट हो गया था। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शाओ अपनी कॉलेज से छुटने के बाद अपना जब रोड क्रॉस करके जा रही थी तभी एक कार ने उसे हिट कर दी थी और शाओ वहीं पर ही मर गई थी। अब नॉवेल का सिस्टम यहाँ शाओ से बातें करने लगता है और उसे बताता है कि होस्ट आपका नॉवेल वर्ल्ड में वेलकम है। वो उसे बताता है कि वो इस नॉवेल की सपोर्टिंग फीमेल कैरेक्टर बन गई है जिसकी शादी जियांग के साथ हुई है, जो कि नॉवेल का सपोर्टिंग कैरेक्टर ही है और वो मेल लीड का छोटा भाई है। पर सिस्टम बताता है कि उसका हस्बैंड जियांग बहुत ही बड़ा पागल है और बहुत ही गुस्से वाला है और बहुत ही ज्यादा मूडी इंसान है। अब यहाँ शाओ को मेड्स उसके हस्बैंड के रूम में ले आते हैं और वो यहाँ जियांग को देखने लगती है। जियांग यहाँ पागल हुए जा रहा होता है और चिल्ला रहा होता है कि आखिर घर में रेड चीजें क्यों रखी जाती है, मैंने कितनी बार बताया हूँ मुझे रेड कलर से नफरत है। ऐसा बोलकर वो जोर जोर से चिल्लाया जा रहा होता है। तभी शाओ उसे देखती है तो सोचती है कि अच्छा तो यही वो मेरा पागल हस्बैंड है, मुझे जल्दी से भाग लेना चाहिए। वो जैसी जा रही होती है तो जियांग उसे कहता है कि रुको, ये बताओ कि तुम अभी कहाँ पर गई थी। तो शाओ मन में सोचती है कि अगर इसे पता लग गया कि मैं इसके भाई के रूम में थी तो ये पक्का मुझे छोड़ेगा नहीं। फिर वो बहाना करते हुए उसे कहती है कि मैं बस गार्डन में वॉक करने गई थी, पर आते वक्त मैं रास्ता भटक गई तो मेट्स ने मुझे यहाँ लेकर आया। ये सुनकर भी जियांग गुस्से में होता है और कहता है कि तुम कितनी स्टूपिड हो, जाओ मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मुझे तुम्हें देखना नहीं है। पर फिर शाओ को यहीं उसके रूम में सोफे पे लेट के सोना पड़ता है। वो सोचती है कि यहाँ पे अगर मैं नहीं रहूंगी तो मेरे पास तो सेफ रहने का ऑप्शन ही नहीं है। हम देखते हैं कि अभी यहाँ जियांग के चिल्लाने पर वो दूसरे रूम में चली तो गई थी पर उसके हार्ट में बहुत ज्यादा पेन हुए जा रहा था। नॉवेल का सिस्टम ने उसे बताया कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अपने हस्बैंड जियांग से 3 मीटर से ज्यादा दूर नहीं रह सकती, नहीं तो उसे ऐसी पेन होता रहेगा। लेकिन सिस्टम उसे बताता है कि अगर वो अपना डिस्टेंस बढ़वा लेगी तो फिर वो आराम से दूर रह सकती है और उसे पेन भी नहीं होगा, लेकिन उसके लिए उसे अपने हस्बैंड जियांग का दिल जीतना होगा। जितना ज्यादा वो उसे पसंद करेगा तो उस पॉइंट्स के हिसाब से उसका जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा, तो जितना बढ़ेगा उतना दूर वो उसे रहेगी तो उसे पेन नहीं होगा, नहीं तो उसे उसके साथ ही घूमना पड़ेगा। सिस्टम शाओ को अच्छे से मेहनत करने के लिए बोलता है और कहता है कि अगर वो अपने इस मिशन में फेल हो गई तो फिर वो यहाँ से गायब हो जाएगी। शाओ मन में सोचती है कि आखिर उस पागल के साथ मैं कैसे अपना रिलेशनशिप ठीक करूंगी। फिर वो सिस्टम से कहती है कि क्या तुम मुझे कुछ हिंट्स दोगे। तो फिर सिस्टम कह देता है कि मैं सिर्फ आपको क्रिटिकल कंडीशन के टाइम पर ही कुछ चीजें बताऊंगा, ऐसे आपको सारी चीजें खुद पता लगानी है। शाओ बेचारी दर्द में होती है और सोचती है कि जब मुझे सब कुछ खुद ही करना है तो मुझे आखिर इस सिस्टम की क्या जरूरत है। इसी के साथ फ्लैशबैक खत्म होता है और शाओ यहाँ सोफा पर लेटी होती है। इतने में जियांग शावर लेकर बाहर आता है। उसकी बॉडी देखकर शाओ तो बहुत ही शाय हो जाती है और सोचती है कि मैं बस एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ तो क्या मैं ये सब देख सकती हूँ। ऐसा सोचकर वो अपना फेस छुपा रही होती है। तभी मेड यहाँ जियांग को उसका बाथरोब देने लगती है जो कि रेड कलर का होता है। तो उसे देखते ही वो फिर से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने कितनी बार कहा हूँ जाओ मेरे लिए ब्लैक वाला लेकर आओ। और फिर वो तो इतना गुस्से में होता है कि उसी बाथरोब को पकड़ के उस मेड का गला दबाने लग जाता है। शाओ ये देखकर सोचती है कि ये बंदा तो सच में कितना पागल है। फिर वो जल्दी से जाती है उसे रोकने के लिए और कहती है कि ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। तो वो चिल्लाता है कि जाओ लेकर आओ। फिर तो शाओ जल्दी से उसके लिए दूसरा वाला बाथरूम लेकर आती है। तो फिर वो चिल्लाकर मेड को यहाँ से निकलने बोलता है। शाओ से कहता है कि इसे पहनाने में मेरी हेल्प करो। तो ये तो बहुत ही नर्वस होते हुए सोचती है कि बस पहनाना ही तो है और फिर वो उसे पहनाने लगती है। तो जियांग कहने लगता है कि तुम इतना डर क्यों रही हो। तभी शाओ और उसकी एक्सीडेंटली किस हो जाती है। तो शाओ जल्दी से उसे सॉरी बोलकर अपने सोफा पे जाके लेट जाती है। फिर जियांग अपने बेड के पास जाता है और वो चीजें फेंक फेंक कर और अपना गुस्सा निकाल रहा होता है। शाओ सोचती है कि सच में ये कितना ज्यादा डरावना है
और वो कैसे कैसे सोती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ यहाँ पूरी फैमिली के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रही होती है और तभी वो एक लड़की को देखकर सोच रही होती है कि सिस्टम ने बताया है कि यही नॉवेल की फीमेल लीड है। तो शाओ को वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। तभी लिन शाओ से कहने लगती है कि सिस्टर इन लॉ, मैंने सुनी कि कल रात मेरे हस्बैंड ने तुम्हें रूम तक छोड़ कर आया। तो फिर ये सुनते के साथ ही जियांग की स्टेप मॉम कहने लगती है कि तुम कितनी ज्यादा शेमलेस लड़की हो, अभी तुम्हें कुछ दिन नहीं हुए इस घर में शादी करके आए हुए और तुम इतनी जल्दी अपनी ब्रदर इन लॉ के रूम में चली गई। तुम कितनी ज्यादा शेमलेस लड़की हो। जियांग ये सुनते के साथ ही कहने लगता है कि शाओ तुम तो कह रही थी कि कल रात तुम गार्डन में गई थी, तो ये मैं क्या सुन रहा हूँ। तो वो कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, मैं सच में कल गार्डन ही गई थी और रास्ता भटक गई थी। तो फिर लिन यहाँ पर शाओ को चिल्लाने लगती है कि तुम कितनी ज्यादा झूठी लड़की हो, तुम मेरे हस्बैंड के ऊपर नजर डाल रही थी। और ऐसा बोलकर उसे यहाँ स्लैप मारने वाली होती है, पर जल्दी से जियांग उसका हाथ पकड़ के रोक देता है और चिल्लाता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी वाइफ को हाथ लगाओगी। तो फिर लिन कहने लगती है कि ये तुम्हें चीट कर रही है और तुम इससे प्रोटेक्ट कर रहे हो। तभी ये देखकर शाओ तो पूरी शॉक रह जाती है कि ये मैं क्या देख रही हूँ, ये मेरी साइड ले रहा है। पर इतने में फिर जियांग के डैड उसे चिल्लाने लगते हैं कि तुम अब हर दिन घर में पड़े रहते हो और तुम अब किसी काम के नहीं हो, क्या तुम्हें कंपनी का काम नहीं संभालना है। जियांग कुछ नहीं कह रहा होता है तो उसके डैड उसे और चिल्लाते हैं कि तुम मुझे अपना डैड भी मानते हो कि नहीं। जियांग अपने डैड से कहता है कि आपने ही तो कहा था ना कि कंपनी मेरे भाई की है तो वही कंपनी संभालेगा, तो अगर मैं वहां पर जाऊं और अपना पागलपन दिखाऊं तो मेरा भाई डर नहीं जाएगा। और ये सब सुनाकर जियांग यहाँ से जाने लगता है तो उसके डैड उसे ग्लास फेंक कर मारते हैं और चिल्लाते हैं कि तुम अब मेरे खिलाफ जाओगे तो मैं तुम्हें फैमिली के रूल के हिसाब से पनिश करूंगा। तो जियांग कह देता है कि डैड अब मैं वो छोटा बच्चा नहीं रहा जिससे आप पनिश कर सको, मेरी मॉम और मैंने जितना सफर करे ना आपकी वजह से वो अब मैं और नहीं सहने वाला हूँ। ये बोलकर वो जाने लगता है और यहाँ पर उसके डैड की तबीयत खराब हो रही होती है तो सभी उनकी केयर करने में लग जाते हैं। पर यहाँ पर शाओ कहती है कि मैं भी जियांग के पीछे जाती हूँ। ऐसा बोलकर वो तुरंत ही जियांग के पीछे पीछे आ जाती है और कहती है कि तुम्हारा बहुत थैंक यू, तुमने लेकिन अभी मेरी हेल्प क्यों करे। जियांग कहता है कि तुम अभी यहाँ पर नहीं हो और तुम्हारी सबके साथ बन नहीं रही है तो मेरा मूड अच्छा था इसलिए हेल्प कर दिया। शाओ सोचती है कि वैसे इतना तो मुझे समझ गया है कि इसकी फैमिली के साथ बिल्कुल नहीं बनती है। तभी फिर जियांग से कहने लगता है कि लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे ये चीज बिल्कुल नहीं पसंद है कि कोई मुझे चीट करे, तो अगर तुमने ऐसी हरकत दोबारा करी ना तो फिर केयरफुल रहना कि कहीं मैं तुम्हें मार ना दूं। तो फिर ये डर के मारे कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ बहुत ही खुश हूँ, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। जियांग कहता है कि फिर तो अच्छी बात है। फिर ये दोनों साथ में खाना खाने के लिए बैठते हैं और यहाँ जियांग देखता है कि शेफ ने जो उसके लिए नूडल्स लाया है उसमें रेड कलर का सॉस डाला हुआ है। ये देखकर वो फिर गुस्सा होने लग जाता है और चिल्लाता है कि तुम्हें आखिर ये सॉस किसने डालने के लिए बोला। तो फिर शेफ कहता है कि सॉरी बॉस, मैं यहाँ पर नया हूँ, मुझे नहीं पता। पर जियांग तो उसे गुस्से में यहाँ से जाने के लिए बोलता है और फिर उसके सर में दर्द होने लग जाता है। शाओ भी ये देख रही होती है कि वो कितना तकलीफ में। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जियांग की मॉम की जब मौत हुई थी तो वो उसके सामने ऐसी पड़ी हुई थी और उनका खून बह रहा था। वो अपनी मॉम के लिए उस वक्त बहुत ही रोने लग गया था और इसी वजह से शायद आज उसका ये हाल हुआ है। जियांग तो यहाँ से चला जाता है तो शाओ सोचती है कि यार अब इसके लिए मुझे खाना भी बनाना पड़ेगा। फिर जियांग जब सूप पीता है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है और वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि ये आखिर किस शेफ ने बनाया। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस ये आपकी वाइफ ने बनाई है। तो ये सुनकर जियांग खुश होकर शाओ को देखने लगता है और कहता है कि तुम्हें खाना बनाना भी आता है। तो शाओ कहने लगती है कि एक बार मैं बहुत ही बोर हो रही थी तो फिर मैंने थोड़ा बहुत खाना बनाना सीख ली। तो जियांग बस उससे देखी जा रहा होता है और शाओ सोच रही होती है कि ये तो इतना पागल है कि अब ये ऐसे मुझे देख रहा है तो भी मुझे और डर लग रही है। फिर तभी यहाँ पर जियांग का स्टेप ब्रदर शेन आया होता है तो उसे देखकर शाओ कहने लगती है कि ब्रदर इन लॉ आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो फिर वो कहता है कि बस मैंने जो सुबह हुआ उसके बारे में जैसे ही सुना तो यहाँ पर देखने के लिए आ गया कि क्या चल रहा है। तो फिर जियांग कहने लगता है कि भाई तुम फिक्र मत करो, मैंने बस तुम कंपनी हैंडल कर रहे हो उस बारे में थोड़े से हार्श वर्ड्स बोल दिया इसलिए डैड की तबीयत खराब हो गई। तो शेन कहता है कि तुम तो ठीक हो ना, ये अच्छी बात है। और फिर वो उसके लिए गिफ्ट के बैग्स रख कर यहाँ से चला जाता है। शाओ सोचती है कि क्या अब इसे फिर से पागलपन का दौरा चढ़ने वाला है और ये फिर से सारी चीजें फेंकेगा। तभी जियांग से कहता है कि मुझे खिलाओ। तो शाओ ये सुनकर शौक होती है और फिर उसे खाना खिलाने लगती है तो वो तारीफ करता है कि अच्छा टेस्टी बना है। सिस्टम शाओ को बताने लगता है कि उसको जो अपने हस्बैंड जियांग का दिल जीतना था उसके उसे थोड़े पॉइंट्स मिले जिसकी वजह से वो अब जियांग से 5 मीटर की दूरी पे रह सकती है।
तो फिर ये सुनते के साथ ही शाओ को बहुत खुशी मिलती है कि अरे वाह, यानी कि सरवाइव करने के चांसेस बढ़ गए हैं। फिर वो खुश हो जाती है और रात में जब वो सो रही होती है तो उसे जियांग की आवाज आने लगती है। वो नींद में पूरा सपना देखते हुए कह रहा होता है कि मॉम प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तो फिर शाओ उसे कंफर्ट करने के लिए उसके पास जाती है और उसे सहलाने लगती है कि फिक्र मत करो, मैं हूँ यहाँ पर। तो फिर शाओ की वजह से जियांग शांत हो जाता है और फिर उसे ऐसी हालत में देखकर शाओ सिस्टम से पूछने लगती है कि आखिर इसने बचपन में क्या सफर करा है। वो सिस्टम उसे जियांग की पूरी बचपन की सारी इन्फॉर्मेशन बताने लगती है। ये जब वो छोटा था तभी से उसके डैड का उसकी स्टेप मॉम के साथ अफेयर चल रहा था और उसके डैड उसे बचपन से ही अब्यूज करते हुए आए और फिर उसकी मॉम को किसी ने मार दिया था, तभी से ही वो पागल हो गया। तो शाओ इसकी सारी स्टोरी जानने के बाद सोचती है कि अच्छा तो इस वजह से ये पागल हो गया। फिर शाओ यहाँ से उठना चाह रही होती है पर जियांग ने उसका हाथ पकड़ा होता है तो वो उठ ही नहीं पाती और यहीं पर ही बैठे बैठे सो जाती है। फिर जब जियांग की नींद खुलती है तो वो ये देखकर शॉक होता है कि उसने यहाँ शाओ का हाथ पकड़ा हुआ है और वो यहीं पर ही बैठकर सो रही है। तो फिर ये सोचता है कि क्या मुसीबत है। फिर वो उसे उठाकर जाके सोफे पे लिटा देता है और उसे देखकर खुश हो रहा होता है क्योंकि अब वो उसके लिए सॉफ्ट होता जा रहा है। फिर नेक्स्ट डे जब दोनों साथ में खाना खा रहे होते हैं तो शाओ उससे पूछने लगती है कि कल मैं अपने पेरेंट्स के घर जाने वाली हूँ, तो क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे। ये सुनते के साथ ही जियांग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे चिल्लाता है कि क्या तुम बहुत ज्यादा अपने आप को स्मार्ट समझ रही हो जो मुझे ऑर्डर दे रही हो। शाओ कहती है कि ऐसी बात नहीं थी और वो मन में सोचती है कि मुझे पहले से पता था कि ये ऐसा गुस्सा हो जाएगा, तो आखिर मैंने इसे पूछी ही क्यों। फिर फ्लैशबैक में हमने दिखाते हैं कि शाओ को उसके पेरेंट्स ने मैसेज करके घर आने के लिए बोले थे पर वो सोच रही थी कि मैं तो इससे 5 मीटर दूर रह ही नहीं सकती हूँ, तो इसलिए मैं बीमार होने का नाटक करूंगी और जाऊंगी ही नहीं। पर तभी उसके मॉम डैड उसे मैसेज कर करके उसका हाल चाल पूछ रहे होते हैं और उसका भाई भी उसकी मैसेज में केयर कर रहा होता है। तो फिर उन लोग की बातों से समझ जाती है कि ये लोग तो मेरी कितनी ज्यादा केयर कर रहे हैं और इवन मेरे रियल पेरेंट्स भी ऐसे नहीं है। तो वो सोचती है कि फिर क्या मैं उन्हें डिसअपॉइंट करूंगी, तो इस वजह से वो जाने के लिए मान गई थी और उसने अभी उससे पूछ ली थी। और अब यहाँ जियांग तो इतना गुस्सा हो जाता है कि वो खाना छोड़कर ही चला जाता है और उसके दूर जाने से तुरंत ही यहाँ पर शाओ के हाथ में पेन होने लगता है और वो तो यहाँ बेहोश हो जाती है। फिर यहाँ जियांग उसे अपने बेड पर लिटाकर उसका ख्याल रख रहा होता है। तो जैसे ही शाओ को होश आता है तो वो उठने लगती है और कहती है कि मैं रात में थोड़ी ना यहाँ पर सो सकती हूँ। तो वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुम रेस्ट करो। तो फिर वो कहती है कि लेकिन हम रात में क्या करेंगे फिर। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स हम साथ में सोएंगे, अब तुम क्या चाहती हो कि मैं सोफा पर सो, वहाँ मैं नहीं सो सकता। और फिर वो तुरंत ही उसके मुंह में मेडिसिन डालकर उसे पानी भी पिला देता है और कहता है कि चलो अब आराम करो। फिर रात में हम देखते हैं कि शाओ तो बहुत ज्यादा नर्वस हो रही होती है क्योंकि अब जियांग भी यहाँ पर उसके साथ सेम बेड शेयर करने वाला है। जैसे ही वो यहाँ आने लगता है तो ये जल्दी से सोने का नाटक करती है। तो जियांग उसके ऊपर आकर कहता है कि क्या हुआ, तुम मेरे साथ सोने के लिए बड़ी एक्साइटेड लग रही हो। तो फिर शाओ नाटक करना छोड़कर अपनी आंखें खोलती है और कहती है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या तुम पहले जल्दी से कपड़े पहनोगे। तो फिर वो अपना शर्ट पहन लेता है और उसके बाजू में लेट जाता है। फिर शाओ मुड़कर देखती है कि वो मजे में ईयरफोन लगाकर सो चुका है। तो ये सोचती है कि लगता है उसने मेरी वजह से लगाया है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो शाओ सोच रही होती है कि क्या ये अभी भी मुझसे गुस्सा है। इतने में असिस्टेंट बताता है कि बॉस आपके साथ आपके पेरेंट्स के घर जाने के लिए रेडी है। ये सुनते के साथ ही शाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जियांग से कहने लगती है कि तुम्हारा बहुत थैंक यू और फिर तुरंत ही उसे अपने हाथ से खिलाने भी लग जाती है। और तभी जियांग इतना खुश हो जाता है कि सिस्टम यहाँ शाओ को बताने लगता है कि उसके पॉइंट्स और बढ़ गए और अब वो इससे 10 मीटर दूरी पर भी रह सकती है। तो फिर ये जानकर वो और खुश हो जाती है। फिर जियांग शाओ के साथ उसके पेरेंट्स के घर पे आ जाता है और ये सभी लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी शाओ का भाई यहाँ जियांग को वाइन सर्व करता है और कहता है कि ये लो ब्रदर इन लो, आराम से एंजॉय करो। पर वाइन तो रेड कलर की होती है, इसलिए यहाँ जियांग बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने वाला होता है। तभी शाओ जल्दी से बात को संभालते हुए वाइन खुद लेकर पी लेती है और कहती है कि उसकी जगह मैं पी लेती हूँ। जियांग तुरंत ही कंट्रोल में आ जाता है और शाओ से लेकर कहने लगती है कि मॉम डैड मैं इसे अपने रूम में लेके जा रही हूँ और जल्दी से फिर उसे यहाँ अपने रूम में लेकर आ जाती है। देखती है कि उसके रूम में यहाँ उसके स्टेप ब्रदर शेन की बहुत सारी फोटोज है। तो वो जल्दी से उसे निकालने लगती है और सोचती है कि हाँ ये जो ओरिजिनल कैरेक्टर थी ये तो इसके स्टेप ब्रदर शेन को पसंद करती थी, मैं जल्दी से निकाल लेती हूँ नहीं तो ये गुस्सा हो जाएगा। फिर जियांग तो ये देख चुका होता है तो उससे कहता है कि इन फोटोज को फाड़ दो। तो फिर शाओ जल्दी से उसे फाड़ भी देती है।
फिर शाओ से पूछने लगती है कि क्या आज रात के लिए हम लोग यहाँ पे रह सकते हैं, बस एक रात के लिए। तो फिर वो इसके लिए एग्री कर लेता है और कहने लगता है कि तुम्हारा घर कितना अच्छा है। तो शाओ कहती है कि अगर तुम्हें पसंद आया तो तुम मेरे साथ हमेशा यहाँ पर आ सकते हो। ये सुनने के बाद जियांग उसके नजदीक आने लगता है और कहता है कि आखिर तुम्हारा क्या मोटिव है, तुम अचानक से इतनी बदल कैसे गई और मेरे साथ इतनी अच्छी कैसे बन गई। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम उस शेन को पसंद करती हो, तो इतनी जल्दी तो तुम्हारा दिल नहीं बदल सकता ना। तो जरा मुझे बताओगी कि तुम आखिर करना क्या चाहती हो। तो शाओ कहती है कि मैं कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ, बस उल्टा मैं तुम्हारे फेस से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो गई हूँ। मुझे अब लगता है कि तुम शेन से भी ज्यादा हैंडसम हो। तो जियांग कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हारी इस बात पर बिलीव करूंगा। तो वो कहती है कि अरे मैं सच कह रही हूँ। और अब तुम बताओ कि तुम आखिर मुझसे ये सारे सवाल क्यों कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बहुत ही जेलस हो चुके हो। जियांग कहता है कि कोई जेलस वेलस नहीं हो रहा हूँ मैं, तुम ज्यादा सेंटिमेंटल मत हो। ऐसा बोलकर तुरंत ही बाहर चला जाता है। तब जाकर फिर शाओ यहाँ चैन की सांस लेती है कि अरे वाह मैं बच गई। फिर हम देखते हैं कि जियांग यहाँ पर फ्लावर्स देख रहा होता है और अपनी मॉम को याद करने लगता है। इतने में शाओ यहाँ पर आ जाती है और उसे इस फ्लावर का मतलब बताने लगती है कि उसका मतलब है कि फ्रीडम। ये सुनते के साथ ही वो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। तो फिर शाओ जल्दी से बहाना बनाते हुए कहती है कि मुझे गार्डनर ने बताया था। फिर जियांग तुरंत ही यहाँ से जा रहा होता है। तो शाओ कहने लगती है कि आज रात क्या तुम मेरे साथ सेम रूम में रह सकते हो। तो वो कहता है कि कैसे रहेंगे, तुम्हारे पास तो सिर्फ एक ही बेड है। तो ये कहती है कि देखो मेरा कोई गलत मतलब नहीं है, मैं कह रही थी कि तुम आराम से बेड पर सो जाना, मैं जमीन पर सो जाऊंगी। तो जियांग से में कहता है कि तुम्हारी मर्जी। फिर रात में हम देखते हैं कि वो तो मजे में जमीन पे सो रही होती है और जियांग ऊपर बेड पर होता है, पर उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती है। और वो देखता है कि ये तो यहाँ अच्छे से सो रही है, तो वो उसके पास आकर उसे देखने लग जाता है और तभी उसे किस करने जा रहा होता है। पर फिर शाओ जैसी हिलने लगती है तो वो तुरंत ही उससे दूर होता है और जल्दी से बेड पर आके बैठता है और सोचता है कि आखिर मैं ये क्या करने जा रहा था। और वो बहुत ही क्यूट तरीके से यहाँ पर अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता है और सोने की कोशिश करने लगता है। दोनों साथ में वापस अपने घर पे आ जाते हैं और शाओ अपने कबर्ड में से जो भी सारे रेड ड्रेसेस होते हैं वो उन्हें फेंकने के लिए निकाल देती है और फिर गार्ड्स यहाँ से इसे फेंकने के लिए जा रहे होते हैं। तो शाओ को थोड़ा बुरा भी लग रहा होता है कि उसके इतने अच्छे अच्छे ड्रेसेस जा रहे हैं। तभी ये देखते हुए जियांग कहने लगता है कि चलो हम लोग बाहर तुम्हारे लिए ड्रेस की शॉपिंग करने चलते हैं। फिर ये दोनों साथ में मॉल आ जाते हैं और जियांग यहाँ शाओ के लिए ड्रेस चूज करता है और उसे कहता है कि जाओ ट्राई करके आओ। तो शाओ तुरंत ही ड्रेस ट्राई करने चली जाती है। तभी इतने में जियांग के पास यहाँ पर उसकी सिस्टर इन लॉ लिन आ जाती है और उसे कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम उस शाओ से शादी करके कितना अपसेट हो, क्योंकि तुम तो उसे पसंद भी नहीं करते। देखो हम दोनों तो एक दूसरे को हाई स्कूल से जानते हैं और तुमने मेरी कई बार हेल्प भी करे हो। मुझे पता है तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे पर्सन हो, इसलिए मैं तुम्हें सफर होते हुए नहीं देख सकती हूँ। तभी हम देखते हैं कि शाओ अपना ड्रेस पहनने के बाद जब बाहर निकल रही होती है तो वो इन दोनों को देखकर वापस से अंदर छुप जाती है और सोचती है मुझे सामने जाना चाहिए, नहीं तो फिर ये मेरा फेवर कलेक्ट करने से मुझे पीछे कर रही है। फिर शाओ तुरंत ही बाहर आ जाती है और लिन को देखकर कहने लगती है कि सिस्टर इन लॉ आप यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या आप भी हमें शॉपिंग में ज्वाइन करना चाहती हो। जियांग तो बिल्कुल भी इस लिन को पसंद नहीं कर रहा होता है और ना ही उसे कोई भाव दे रहा होता है। तो फिर लिन जेलस होकर कह देती है कि नहीं मुझे कोई तुम लोग के साथ शॉपिंग नहीं करना और वो यहाँ से चली जाती है। फिर शाओ जियांग से पूछती है कि बताओ ये ड्रेस क्या अच्छी लग रही है। तो फिर वो कहता है कि हाँ तुम पर बहुत ही सूट कर रही है और फिर वो ऐसी ही बहुत सारी ड्रेसेस उसके लिए खरीद देता है। तो शाओ यहाँ शौक रह जाती है कि इतनी सारी ड्रेसेस। फिर वो उसके लिए बहुत सारे पर्स और यहाँ शूज भी पसंद करने लग जाता है। तभी यहाँ जो सेल्समैन होता है वो शाओ को शूज पहना रहा होता है। देखकर जियांग बहुत ही जेलस होता है और उसे हटाकर वो खुद ही यहाँ पर शाओ को शू पहनाने लगता है। पहले तो वो डर जाती है कि वो क्या कर रहा है, पर फिर वो देखती है कि वो तो बस उसकी हेल्प ही कर रहा था। फिर शाओ को भी शूज पहनकर अच्छे लग रहे होते हैं। तो जियांग कहता है कि हाँ ये तुम पर बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और फिर वो उसके लिए बहुत सारे शूज भी खरीद देता है। तो वो सोचती है कि इतने सारे पैसे उड़ा रहा है ये, लगता है रिच लोग ऐसे ही लाइफ जीते। फिर हम देखते हैं कि जैसे शाओ और जियांग दोनों यहाँ से बाहर निकल ही रहे होते तभी शाओ से कहती है कि तुम 1 मिनट यहाँ रुकोगे, मैं अभी वॉशरूम से आती हूँ। तो फिर वो मान जाता है। शाओ जब वॉशरूम में चली जाती है तो जियांग यहाँ अपने फोन में लग जाता है और तभी मौका देखकर लिन भी जल्दी से वॉशरूम आ जाती है और फिर वो यहाँ शाओ से कहने लगती है कि आखिर तुम जियांग के पीछे क्यों पड़ी हुई हो, तुम तो वैसे भी उसे पसंद नहीं करती ना, को जियांग का पीछे छोड़ दो और 1 हफ्ते के अंदर उसे डिवोर्स लो। तो शाओ साफ कह देती है कि आखिर मैं अपने हस्बैंड से डिवोर्स क्यों लूंगी।
अगर तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड पसंद नहीं है तो तुम जाके डिवोर्स लो। और फिर ये सब बातें सुनाकर शाओ यहाँ से जाने लगती है और सोचती है कि अच्छा हुआ मैंने बहुत सारे शॉर्ट ड्रामास देखी थी, तभी मैंने इसे अच्छे से फाइट कर ली। आखिर मुझे यहाँ सरवाइव करना है और मैं जियांग से नहीं दूर हो सकती हूँ, मुझे तो अच्छे से पॉइंट्स गेन करने। फिर रात में शाओ जब यहाँ बेड पर बैठी होती है तो जियांग यहाँ पर आकर उसे कहने लगता है कि आज मैंने तुम्हारे लिए इतनी शॉपिंग किया तो क्या तुम मुझे कुछ नहीं दोगी बदले में। तो फिर वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी कुकिंग करूंगी। तो वो कहता है कि बस इतना ही, क्या कुछ एक्शन नहीं करोगी। तो वो जल्दी से उसे दूर करती है और कहती है कि तुम अपनी शर्ट पहनो। तो जियांग उसे टीज करना बंद करता है और कहता है कि कल तुम मेरे साथ गार्डन में फ्लावर्स देखने चलोगी। सुनकर वो शौक होती है कि आखिर वो ऐसा क्यों चाहता है। फिर वो अपना सो जाता है और शाओ यहाँ उसके बारे में सोचते हुए सिस्टम से पूछने लगती है कि आखिर ये मुझे इतना ज्यादा मिस्टीरियस क्यों लगता है, क्या तुम मुझे इसकी सारी डिटेल्स बताओगे। तो फिर सिस्टम यहाँ शाओ को बताने लग जाता है कि जियांग ने अपनी मॉम की इनहेरिटेंस लेने के लिए पहले से ही बहुत सारी प्लानिंग करके रखा है और उसने मॉल को भी खरीद के रखा हुआ है और साथ ही अपने फ्रेंड्स के कनेक्शन की मदद से कुछ कंपनीज भी स्टार्ट की है। और वो ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि वो अपनी स्टेप मॉम की फैमिली को हरा सके। तो शाओ सोचती है कि अच्छा तो यानी हम लोग जिस मॉल में गए थे वो भी इसका ही था। फिर शाओ यहाँ पर सो जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों साथ में गार्डन में यहाँ फ्लावर्स को पानी दे रहे होते हैं और जियांग इसे बता रहा होता है कि मेरी मॉम को फ्लावर्स की केयर करना बहुत ही पसंद था। तभी इतने में शाओ उसकी बातें सुनने लग जाती है और वो ज्यादा ही पानी दे देती है। तो जियांग तुरंत ही उसे चिल्लाता है और कहता है कि तुम कितनी बुद्धू हो, सब कुछ खराब करती रहती हो। तो शाओ मन में सोचती है कि इसे तो बीच बीच में पागलपन का दौरा चढ़ता रहता है। फिर इतने में असिस्टेंट आकर बताने लगता है कि उससे मिलने के लिए कोई कंपनी का बंदा आया है प्रोजेक्ट के बारे में बात करने। तो फिर जियांग कहता है कि वो कब इतना अच्छा बन गया कि मुझसे बिजनेस के बारे में बातें करने हैं। ये सोचता है कि मैं भी तो देखूं कि आखिर क्या प्लान है उसका। फिर वो शाओ को पॉट पकड़ा कर अपना चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि जियांग यहाँ पर इस बंदे से बात करने आता है तो उसे साफ मना कर देता है कि वो उसके साथ कोई बिजनेस डील नहीं करेगा क्योंकि वो चालाकियां कर रहा है, उसको पैसों की जरूरत है इसलिए इसके पास आया है और कोई उसका प्रोजेक्ट अच्छा भी नहीं है। वो कहता है कि देखो मुझसे डील करके कोई फायदा नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। तो फिर वो बंदा बहुत ही गुस्से में होता है। तभी इतने में शाओ यहीं पर ही आ रही होती है और वो देख लेती है कि वो जियांग के ऊपर अटैक करने वाला है। तो वो जल्दी से उसे आवाज देती है कि तुम केयरफुल रहो और फिर वो तुरंत ही भागकर यहाँ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आने लगती है और सोचती है कि वो मेरा टारगेट है, मैं उसे कुछ होने नहीं दे सकती और उसके सामने आ जाती है। तो जियांग जल्दी से शाओ को भी बचा लेता है और फिर उस बंदे से फाइट करता है और फिर बॉडीगार्ड्स यहाँ पर आकर उस बंदे को पकड़ के लेकर जाते हैं। तभी यहाँ पर शाओ सोचती होती है कि क्या अब ये मुझसे गुस्सा हो गया होगा। जियांग उसे कहने लगता है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना। तो वो कहती है कि मैं ठीक हूँ। तो फिर वो उसे चिल्लाता है कि आखिर तुम ऐसे क्यों आ गई थी, तुम्हें कुछ हो जाता तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी फिक्र कर रही थी, देखो तुम्हारे हाथ में कितनी चोट लग गई है, चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। तो वो कहता है कि अरे छोटी सी चोट है तो भी बैंडेज कर दो। तो फिर शाओ मान जाती है और उसके हाथ पे मेडिसिन लगाने लगती है। तभी उसे देखते ही खुश हो रहा होता है और कहती है कि क्या हुआ, मैं कुछ ज्यादा जोर लगा रही हूँ तो ठीक है मैं लाइटली करूंगी। सिस्टम शाओ को बताने लगता है कि उसके पॉइंट्स और बढ़ गए और अब वो इससे 100 मीटर की दूरी पे रह सकती है। तो ये सुनने के बाद शाओ जब जियांग को देखती है तो उसे पता लगता है कि वो तो उसे इतना प्यार से देखे जा रहा है। फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो उसे किस करने वाला है। पर तभी यहाँ जियांग बस उसका नाक साफ करता है और कहता है कि तुम्हारे नाक पर मट्टी लगी थी, तुम आखिर कितनी गंदी रहती हो। तो वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है और फिर वो जल्दी जल्दी में उसका बैंडेज करने लग जाती है। तो जियांग कहता है कि क्या हुआ, तुम अपने हस्बैंड को मारना चाहती हो। शाओ कहती है कि सॉरी और फिर वो बैंडेज कंप्लीट करने के बाद उठ रही होती है। तो वो कहता है कि मुझसे प्रॉमिस करो कि अगली बार तुम ऐसे अपने आप को मुसीबत में नहीं डालोगी। तो वो मान जाती है और जल्दी से मुंह धोने का बहाना करके चली जाती है। फिर शाओ यहाँ अपने आप को समझाने लगती है कि मुझे होश में आ जाना चाहिए, वो बस एक नॉवेल का कैरेक्टर है तो मैं उसके प्यार में नहीं पड़ सकती हूँ। फिर इसके बाद शाओ और जियांग दोनों फ्रूट्स खाने के लिए बैठते हैं और जियांग यहाँ शाओ से कहने लगता है कि मुझे खिलाओ। तो फिर वो सोचती है कि ये तो बार बार 3 साल के छोटे बच्चे की तरह मुझे अपने आप को खिलाने की जिद करते रहते हैं। फिर वो स्माइलिंग फेस करते हुए उसे खिलाने भी लग जाती है। तभी यहाँ पर जियांग के डैड आए होते हैं और वो उस पर गुस्सा करने लगते हैं और फ्रूट को फेंकते हुए कहते हैं तो कि तुम कितने ज्यादा बदतमीज हो चुके हो, कंपनी का डायरेक्टर तुमसे यहाँ बात करने आया था और तुमने उसे भगा दिया।
तुम्हारी वजह से अब रिपोर्टर तुम्हारे बारे में जो न्यूज बना रहे हैं उसकी वजह से हमारी फैमिली का भी नाम खराब हो रहा है। जियांग कहता है कि आप लोग कितने अच्छे हैं ना वो आप खुद भी जानते हैं। तो फिर उसके डैड उसे और चिल्लाते हैं कि यहाँ पे ज्यादा इनोसेंट बनने की जरूरत नहीं है, तुम भी बिल्कुल अपने मॉम की तरह हो। जियांग अपनी मॉम का नाम सुनते ही अपने डैड को चिल्लाने लगता है और उनका कॉलर पकड़ के कहता है कि दोबारा मेरी मॉम का नाम लेना भी मत, आपकी वजह से आज मेरी मॉम इस दुनिया में नहीं है। तो फिर उसके डैड कहते हैं कि वो तुम्हारी मॉम की खुद की गलती थी, उसने खुद ही दुश्मनी ली थी और वो तो आज मैं उसकी कंपनी इतना अच्छे से हैंडल कर रहा हूँ तब उसकी कंपनी टिकी हुई है, नहीं तो तुम्हारी मॉम की कंपनी आज होती भी नहीं। तभी शाओयान जियांग को शांत करती है और फिर उसके डैड से कहने लग जाती है कि वो बंदा यहाँ पर जियांग के ऊपर अटैक करने आया था और उसने चाकू से इसे चोट भी पहुंचा दी है। तो फिर डैड देखते हैं कि हाँ जियांग को इतनी चोट भी लगी हुई है। तो फिर वो कहते हैं कि अगली बार ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए, अभी तो मैं जाकर मीडिया को हैंडल कर लूंगा। ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं। शाओ जियांग से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तो वो कुछ नहीं कहता और गुस्से में चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जियांग तैयार होकर कहीं बाहर जाने के लिए निकल रहा होता है। तो शाओ जल्दी से उसे रोकती है और कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, देखो तुम्हारे हाथ में चोट है ना, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो वो साफ मना कर देता है और कहता है कि देखो मुझे परेशान मत करो, मैं भी गुस्से में हूँ, और जाने लगता है। तो शाओ मन में सोचती है कि इसे क्या लग रहा है कि मुझे शौक आ रहा है, मुझे भी बस मरना नहीं है, तो इसलिए इसके पीछे तो मुझे जाना ही पड़ेगा। फिर वो उसे कहती है कि देखो ना मुझे पर्स खरीदना है, तो तुम मुझे बस मॉल तक छोड़ देना और अपना चले जाना। तो फिर वो ऐसे स्माइल करके देख रही होती है तो जियांग मान जाता है और कहता है कि जाओ ड्रेस चेंज करके आओ। फिर दोनों साथ में कार से जाते हैं और जियांग इसे मॉल तक छोड़ देता है। तो वो इसे थैंक यू बोलकर कार से उतर जाती है। फिर उसे छुप कर वो उसे फॉलो करते हुए कंपनी तक आ जाती है और देखती है कि वो लिफ्ट से 4 फ्लोर पर गया हुआ है। तो ये सोचती है कि चलो ठीक है, ये सिर्फ 100 मीटर का डिफरेंस है तो मैं यहाँ तक सेफ रहूंगी। फिर शाओ जानना चाह रही होती है कि वो यहाँ पर किस लिए आए, तो वो उसके ऑफिस रूम के बाहर तक पहुंच जाती है और कान लगाकर अंदर की बातें सुनने की कोशिश करती है। और फिर जियांग अचानक से बातें करने के बाद दरवाजा खोलकर बाहर आ रहा होता है और वो शाओ को देख लेता है। मन में सोचती है कि क्यूरियोसिटी की वजह से आखिर में फंस गई। फिर वो इसे कहती है कि मैं बस यहीं से गुजर रही थी। तो वो कहता है कि अच्छा, और उसका हाथ पकड़ के उसे गुस्से में लेकर जाता है और फिर वो बहुत ही गुस्से में उसे पूछने लगता है कि मुझे सच बताओ कि आखिर तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही थी, क्या उस चैन ने तुम्हें मेरे पीछे लगाया हुआ है, मुझे सच बताओ। तो फिर वो कहती है कि मुझ पे बिलीव करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी। जियांग फिर भी अभी बहुत गुस्से में होता है। तो वो कहती है कि देखो सच में मुझ पे बिलीव कर लो, मैं तुम्हें हर्ट करने वाला कोई भी काम नहीं कर रही हूँ। फिर जियांग उसका गला छोड़ता है और कहता है कि अब तुम्हारी पनिशमेंट ये होगी कि तुम अब घर पे रहोगी और तुम कहीं पे भी बाहर नहीं जा सकती हो। फिर वो उसे घर लाने के बाद असिस्टेंट से कह देता है कि इसका फोन भी ले लो और ये यहाँ घर से कहीं जानी नहीं चाहिए। फिर यहाँ शाओ बहुत ही गुस्सा होती है और उसे फोन देना ही पड़ता है। तभी सिस्टम उसे बताने लगता है कि अब उसका सेफ्टी डिस्टेंस भी कम हो गया है और सिर्फ 20 मीटर हो गया। फिर नेक्स्ट सीन में जियांग का असिस्टेंट उसे शाओ के बारे में आके बता रहा होता है कि अभी तो उसने उस शेन से मिली नहीं है। तो फिर ये कहता है कि वो खुलेआम थोड़ी ना मिलेगी, अभी नजर रखे रहो। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शाओ अपसेट होकर यहाँ फ्लावर्स कट कर रही होती है और तभी जियांग विंडो से जाकर उसे देख रहा होता है और उसे ऐसे देखकर उसे अपनी मॉम की याद आ जाती है क्योंकि उसकी मॉम भी सेम ऐसी फ्लावर्स की केयर किया करती थी। फिर दोनों जब रात में डिनर कर रहे होते हैं तो जियांग उसे कहता है कि मैं तुम्हें फिर से एक मौका दे रहा हूँ, मुझे सच बता दो कि तुम वहाँ पर क्या कर रही थी। तो फिर ये कहती है कि मैं सच में रास्ता खो गई थी। जियांग कहता है कि देखो क्यों झूठ बोल रही हो। शाओ कहती है कि ठीक है, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं ना तो कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी अब खाना नहीं खाना, मैं जा रही हूँ सोने। ऐसा बोलकर तुरंत ही रूम में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि असिस्टेंट जियांग को शाओ की बचपन की सारी इन्फॉर्मेशन ला कर देता है, जिसको पढ़ने के बाद जियांग इस बारे में सोच रहा होता है कि वो बिल्कुल भी उस टाइप की नहीं लग रही है जैसे वो पहले थी। तो क्या ये कोई और है? जियांग को इतना तो श्योर लग रहा होता है कि ये पहले वाली तो है ही नहीं। फिर रात में जियांग को शाओ के बिना यार रूम में नींद नहीं आ रही होती है और तभी इतने में मेड यहाँ पर आकर उसे बताने लगती है कि बॉस मैडम की तबीयत खराब है। तो जियांग तुरंत ही उसे देखने के लिए जाता है और फिर इससे यहाँ पता लगता है कि शाओ को पीरियड की वजह से पेन हो रहा होता है। तो फिर वो तुरंत ही उसे मसाज देने में हेल्प करता है और साथ ही जल्दी उसे मेडिसिन देता है और कहता है कि तुम बस यहाँ रेस्ट करो।
फिर वो शाओ से इस बारे में फिर से पूछता है कि क्या तुम मुझे अभी भी सच नहीं बताओगी। तो वो कहती है कि लगता है तुम्हें अभी भी मुझ पे बिलीव नहीं। फिर जियांग वापस अपने रूम में चला जाता है और शाओ यहाँ सोच रही होती है कि शायद उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ है, बाद में जाकर मुझे उसके साथ फिर से अपना रिलेशन अच्छा करना होगा। दूसरी ओर जियांग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि शाओ से बता नहीं रही है, तो वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम ही अब मुझे कुछ आइडिया दो कि अब मैं क्या करूँ। तो फिर वो कहता है कि बॉस, अब क्योंकि बिल्कुल भी शोर वाला कुछ पता नहीं चल रहा है, तो आपको मैडम को पूरी आज़ादी देनी चाहिए, ताकि अगर वो कुछ करना चाहती है ना तो फिर वो आपको अपने असली रंग दिखा दे और फिर आपको पता लग जाएगा। तो जियांग को ये आइडिया पसंद आता है और वो नेक्स्ट डे ही शाओ को उसकी आज़ादी वापस दे देता है और कहता है कि अब तुम अपनी मर्जी से कहीं पे भी जा आ सकती हो और फोन भी रख सकती हो, लेकिन हाँ याद रखना, अगर तुमने मुझे धोखा देने वाला काम करी ना तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो फिर शाओ तुरंत ही कसम खाती है और कहती है कि मैं कुछ भी तुम्हारे खिलाफ जाने वाला काम नहीं करूंगी। जियांग कहता है कि ठीक है, फिर आज हम लोग ग्रैंडपा की ग्रेव पर जाने वाले, तो चलो तुम रेडी हो जाओ। फिर वो उसे ड्रेस चूज करके देता है और कहता है कि जाओ तुम पहन लो। फिर शाओ जैसी ड्रेस पहनकर बाहर आती है तो देखती है कि जियांग यहाँ पर है ही नहीं। तभी उसे यहाँ पर एक रूम नजर आता है क्योंकि कोई सीक्रेट रूम जैसा लग रहा होता है। शाओ सोचती है कि मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो जियांग को ये चीज पसंद नहीं आएगी। वो तो अंदर बिल्कुल नहीं जाती और ये सारी चीजें जियांग सीसीटीवी फुटेज में देख रहा होता है और शौक होता है कि वो यहाँ पे नहीं गई। फिर वो अपने गार्ड्स और अपने असिस्टेंट को भी शाओ के ऊपर नजर रखने के लिए लगा देता है और फिर वो लोग भी शाओ के ऊपर नजर रखकर उसे बताते हैं कि उसने सच में कुछ भी नहीं करी और ना किसी से मिली। फिर जियांग को शाओ के ऊपर यकीन होने लग जाता है और वो उससे आके अच्छे से बात करता है। तो शाओ से हक करके थैंक यू कहती है कि वो उसका यहाँ पर कितना ख्याल भी रख रहा है। तो जियांग बहुत ही शाय होकर जल्दी से बाहर चला जाता है और सिस्टम फिर शाओ को बताने लगता है कि उसके पॉइंट्स और बढ़ गए और अब वो 200 मीटर दूरी तक उससे रह सकती है। तो ये सुनने के बाद शाओ खुश हो जाती है, पर फिर इतने में सिस्टम उसे एक चीज के बारे में वार्निंग देने लगता है कि उसे शेन से थोड़ा बच के रहना चाहिए क्योंकि वो अभी कुछ चालाकियां कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि शाओ जियांग के साथ और उसकी फैमिली के साथ मिलकर उसके ग्रैंडपा की ग्रेव पर जाती है और यहाँ पर सभी प्रेयर करते हैं। फिर शाओ और जियांग जब दोनों कार से जा रहे होते हैं तो जियांग की फोन पर उसके स्टेप ब्रदर शेन का मैसेज आता है। तो वो शाओ से कहता है कि मैं भी जा रहा हूँ उसे मिलने के लिए। तो शाओ कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, देखो मैं तुम्हारे अगेंस्ट जाने वाला कोई काम नहीं कर रही हूँ। तो फिर वो मान जाता है कि ठीक है चलो। अभी फिर रास्ते में शाओ को वॉशरूम जाना होता है तो जियांग कहता है कि ठीक है जल्दी जाओ और वो एक फीमेल गार्ड को भेज देता है उसके साथ। पर शाओ जैसे यहाँ वॉशरूम से बाहर आती है तो वो फीमेल गार्ड ही उसे बेहोश करके अपने साथ लेकर चली जाती है और फिर यहाँ जियांग को आकर बताती है कि मैडम अचानक से गायब हो गई है। तो फिर ये सारे गार्ड्स लोग मिलकर जाके देखते हैं जहाँ से शाओ गायब हुई थी, वहां पर उसे उसका फोन मिल जाता है। तो वो इस फीमेल गार्ड पे शक करता है और उसे धमकी देते हुए पूछता है कि मुझे सच बताओ कि आखिर शाओ है कहाँ पर। दूसरी ओर शाओ यहाँ बंधी हुई होती है और वो समझ जाती है कि जरूर इन सब के पीछे उस लिन का हाथ है। तब यहाँ पर जियांग के गार्ड्स पहुंच जाते हैं उसे ढूंढते हुए और वो तुरंत ही उसे खोल देते और जियांग को कॉल करके बता देते कि हमने मैडम को ढूंढ लिया। वी जियांग के पास उसकी सिस्टर इन लॉ यानी कि लीन आई होती है तो वो उसे कह देता है कि मुझे पता है कि तुमने ही मेरी वाइफ को किडनैप करवाई हो। तो वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करी हो, पर वो फीमेल गार्ड आकर अपना मुंह खोल देती है कि इसी ने उसे ऑर्डर दी थी। फिर यहाँ पर गार्ड्स शाओ को लेकर आ जाते हैं और शाओ भी तुरंत ही जियांग को एक्सप्लेन करने लगती है कि देखो मैं कहीं भागी नहीं थी बल्कि मुझे किसी ने पकड़ के रखा था। तो जियांग कहता है कि मुझे तुम पर बिलीव है। फिर यहाँ शाओ को सिस्टम बताने लगता है कि उसके पॉइंट्स और बढ़ गए और अब उसका 300 डिस्टेंस की दूरी पे वो रह सकती है। फिर लीन बहुत ही जेलस होकर कहने लगती है कि तुम इस पे बिलीव कर रहे हो। तो जियांग से चिल्लाता है कि तुम्हें क्या लग रहा है फिर तुम पे बिलीव करूंगा, बिल्कुल नहीं। मेरी वाइफ को मैं अच्छे से जानता हूँ, वो बहुत अच्छी है और मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ अगर तुमने दोबारा मेरी वाइफ के साथ ऐसा कुछ करी ना तो फिर तुम्हें अगली बार छोड़ने वाला नहीं हूँ और तुम बहुत ही रिग्रेट करोगी। जियांग तुरंत ही शाओ को उठा लेता है और कहता है कि चलो अब घर चलते हैं और उसे लेके जाता है। फिर घर लाने के बाद वो उसकी चोट पर मेडिसिन भी लगा रहा होता है। तो शाओ से कहने लगती है कि थैंक यू मुझ पे बिलीव करने के लिए। तो वो कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो तो मैं ऐसे भी तुम्हें जरूर प्रोटेक्ट करता। तो फिर शाओ मन में सोचती है कि वो कितना बदल गया है। फिर जियांग उसके पास आकर उसे टीज करता है और फिर कहता है कि चलो अब तुम लेट जाओ और अच्छे से रेस्ट करो।
फिर नेक्स्ट डे वो उसे पार्टी के लिए तैयार कर रहा होता है और उसके लिए ड्रेस चूज कर रहा होता है। फिर इतने सारे ड्रेस बदलने के बाद जियांग को फाइनली शाओ के ऊपर एक ड्रेस पसंद आ जाती है, तो वो उसे तुरंत ही नेकलेस भी पहनाने लगता है। अभी शाओ से पूछती है कि तुम तो अपने डैड से इतनी नफरत करते हो ना, तो आखिर उनकी पार्टी में जाने के लिए मुझे इतना अच्छे से क्यों तैयार कर रहे हो और इतने खुश क्यों? जियांग कहता है कि क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मौका है मुझे अपना रिवेंज लेने के लिए। फिर हम देखते हैं कि पार्टी में सभी लोग यहाँ मजे में एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी जियांग और शाओ दोनों साथ में पार्टी में पहुंच जाते हैं और शाओ मन में सोच रही होती है कि आज ये क्या करने वाला है, ये मुझे भी नहीं पता। तभी इतने में एक लड़की यहाँ पर आ जाती है और वो सभी के सामने शेन की पोल खोलने लगती है और कहती है कि ये बंदा मुझे धोखा दे रहा है, मैं इसके बच्चे की मॉम भी बनने वाली हूँ और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। फिर सभी के सामने शेन की बेइज्जती हो जाती है और जो शेयर होल्डर इनकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाले थे वो लोग भी अपनी इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए बोल देते हैं और गुस्से में चले जाते हैं। तभी इतने में यहाँ पर जियांग की स्टेप मॉम को उसके डैड के बारे में भी असलियत पता लगती है कि वो भी उसे चीट कर रहा है, तो वो भी सभी के सामने रोने लग जाती है और हंगामे कर रही होती है। तो ये सारे लोग फिर यहाँ उसके डैड के बारे में भी बातें करने लगते हैं और शाओ सोचती है कि अच्छा तो ये सब इसका रिवेंज है। वो इससे पूछती है कि लेकिन तुम्हारे डैड की तो तुम्हारी स्टेप मॉम उनका प्यार थी ना, तो ये क्या चल रहा है? तो जियांग कहता है कि प्यार बिल्कुल नहीं, मेरे डैड की नजर में प्यार नाम की कोई चीज है ही नहीं, वो तो बस फायदे के लिए अपनी हर चीज करते हैं। फिर स्टेप मॉम तो यहाँ पर उसके डैड को मारी जा रही होती है और रोई जा रही होती है। तो डैड कहते हैं कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि ऐसी बहुत ही हंगामा हो चुका है? वो गार्ड से कहते हैं कि मेरी वाइफ को रूम में लेकर जाओ। फिर शाओ यहाँ जियांग को बताती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो फिर वो चली जाती है और ये बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। तभी जियांग के पास लीन आ जाती है और उसे फिर से मना रही होती है कि मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ। तभी इतने में शाओ बाहर आकर देख लेती है कि ये फिर से जियांग को आकर चपक रही है। वो सोचती है कि मैं तो अभी भी मिशन पर ही हूँ। तभी जियांग तुरंत ही लेन को दूर कर देता है, तो लेन शाओ को देखकर कहती है कि आखिर पता नहीं तुम में ऐसा है क्या जो जियांग तुम्हें पसंद कर रहा है। तो शाओ कहती है कि सिस्टर इन लॉ आपको अपने हस्बैंड का ध्यान रखना चाहिए, ना कि मेरे हस्बैंड को आके सेड्यूस करना चाहिए। तो लिन गुस्से में चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में शाओ यहाँ जियांग के पास बिस्किट लाकर बैठती है और खाने लगती है, तो वो कहता है कि मुझे भी खिलाओ। तो अभी शाओ याद करती है कि उसने लिन और इसे ऐसे हक करते हुए देखी थी, तो ये सोचती है कि शायद अब ये मेरा टेस्ट कर रहा होगा। फिर वो जानबूझ के इससे गुस्सा होने का नाटक करने लगती है कि मैं तुम्हें नहीं दूंगी और अपना खा रही होती है। तो जियांग कहता है कि तुम मुझसे आर्ग्यू कर रही हो, तुम कुछ ज्यादा ही ब्रेव नहीं हो गई? तो शाओ कहती है कि हाँ मैं होंगी, तुम उस लिन के साथ कैसे लगे पड़े हुए थे? और फिर वो इसे गुस्सा होने का नाटक करके जाने लगती है और फिर रूम में आने के बाद सोच रही होती है कि आखिर मैं इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रही हूँ, कहीं मैं सच में तो नहीं जेलस हो गई। फिर इतने में जियांग रूम में आ जाता है और शाओ से कहने लगता है कि तुम कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है कि मैं जा रही हूँ दूसरे रूम में सोने के लिए। तो जियांग कहता है कि तुम दूसरे रूम में मत जाओ। तो शाओ रुकने के लिए मान जाती है। तभी सिस्टम तुरंत ही उसे बताता है कि जियांग फिर से उसे खुश हो गया, इसलिए उसके पॉइंट्स बढ़ रहे और अब वो 300 मीटर की दूरी पे उसे रह सकती है। शाओ खुश हो जाती है और तुरंत ही जाके वो बेड पे लेट जाती है। तो फिर यहाँ जियांग भी स्माइल करने लगता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि स्टेप मॉम की फैमिली यहाँ पे रोने धोने में लगे होते हैं। तो शेन कहने लगता है कि मॉम मुझे लगता है कि इन सब के पीछे जरूर कोई है। तो स्टेप मॉम कहती है कि और कौन हो सकता है, वो जियांग ही होगा। शेन डिसाइड करता है कि अब मैं उस जियांग को छोड़ूंगा नहीं। दूसरी ओर हम देखते हैं यहाँ पर शाओ को, जो कि सोच रही होती है कि क्या मेरा और जियांग का रिलेशन और अच्छा करने के लिए मैं जाकर खुद उससे माफी मांग लूं। फिर ये सोचती है कि लेकिन मैंने तो कुछ गलती नहीं करी। तभी इतने में इसके पास शेन आ जाता है, तो इसे देखकर ही शॉक होती है और सोचती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। अगर अभी जियांग ने इसने और मुझे ऐसे साथ देख लिया तो पक्का मैं गई। फिर ये से कहने लगता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो शाओ उससे अपना हाथ छुड़ाने लगती है और कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। तभी शेन उसे ऑफर देने लगता है कि तुम हमेशा से ही उस जियांग से अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी ना। तो ये सुनकर ही शौक होती है। वो कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे कितना ज्यादा लाइक करती हो, तो देखो अगर तुम मेरा साथ दोगी ना तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूंगा और हम दोनों सीक्रेटली रिलेशन में भी आ सकते हैं। तो ये इसका हाथ दूर करती है और कहती है कि देखो मैं तुम्हारे ऑफर में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ और तुरंत ही जाने लगती है। तो सिस्टम शाओ को इस बारे में बताता है कि ये शेन जियांग के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं, तो इसे इसके साथ प्लान में मिलकर झूठा नाटक करना होगा ताकि वो जियांग को बचा सके, नहीं तो ये उसे मार देगा। फिर शाओ उसके पास आकर कहती है कि तुम मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सोचूंगी। शेन कहता है कि मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है।
फिर वो उसे एक न्यू फोन पकड़ा देता है और कहता है कि ठीक है, जब तुम डिसाइड कर लेना कि तुम मेरे साथ प्लान में शामिल हो रही हो तो मुझे तुरंत ही मैसेज करके बता देना। फिर शाओ इस फोन को लेकर अंदर घर में आ रही होती है, तभी जांग जैसे ही उसे देख लेता है तो वो जल्दी से फोन छुपा लेती है और फिर उसे कुछ नहीं बताती। और फिर छुप कर आकर वो सोचती है कि अब मैं क्या करूं, मैं तो दोनों ही जगह से फंस गई हूँ। अगर जियांग को पता लग गया कि मैं उस शेन के साथ मिली हुई हूँ तो वो मुझे छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन अगर मैंने उस शेन के साथ नहीं शामिल हुई और उसने अगर जियांग को मार दिया तो फिर मेरा मिशन खराब हो जाएगा। वो सोचती है कि अब मुझे कैसे भी करके दोनों को हैंडल करना होगा। फिर ये शैन को मैसेज कर देती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ प्लान में काम करने के लिए रेडी हूँ। तो फिर शैन उसे मैसेज करता है कि तुम्हारा पहला काम ये होगा कि तुम्हें जियांग के पास से उसके सीक्रेट रूम की चाबी मुझे ला कर देना होगा। तो फिर ये मैसेज करती है कि मैं कैसे करूंगी। शैन कहता है कि तुम जरूर कर लोगी, तुम ही उसके सबसे ज्यादा क्लोज हो। और फिर शैन इस बारे में लिन को भी बता देता है कि शाओ उन लोगों के साथ प्लान में शामिल होने के लिए मान गई है। पर लिन सोच रही होती है कि ये कितना बड़ा बुद्धू है, वो इतनी चालाक लड़की है कि वो जरूर कुछ प्लानिंग करी होगी। फिर ये जानबूझ के अपना फायदा निकालने के लिए जियांग को अपने साथ लेके जाते हुए उसे और शेन को दिखा देती है कि देखो तुम्हारी वाइफ कैसे सीक्रेटली शेन से मिल रही है। और हम देख रहे होते हैं कि कैसे शाओ वहाँ पर शेन को ड्राइव दे रही होती है और तभी जियांग इन लोग को ऐसे साथ देखकर शॉक हो जाता है और लिन जानबूझ के आवाज करती है कि आखिर तुम दोनों वहाँ साथ क्या कर रहे हो। फिर इन लोग को आता हुआ देखकर शेन जानबूझ के शाओ को यहाँ फंसाने की कोशिश करता है और कहता है कि यही यहाँ मुझे सेड्यूस करने आई थी। फिर तुरंत ही यहाँ जियांग आकर शाओ को अपनी तरफ खींचता है और उसे चिल्लाता है कि तुम यहाँ ये सब क्या कर रही हो, और उसे उठा के लेके जाता है। शेन यहाँ लिन से कहता है कि हमारा काम तो हो गया। और फिर वो उस ड्राइव को लाकर जब ऑन करता है तो उसे पता लगता है कि उसमें तो कोई प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन है ही नहीं, बल्कि उल्टा उसमें एक फनी स्टिकर होता है। ये समझ जाता है कि उसने मुझे फूल बनाई है। और फिर हम देखते हैं कि शाओ और जियांग यहाँ जब डैड के सामने बैठते हैं तो वो उनके बारे में बता देते हैं कि उसने कंपनी में कितना लॉस करवाया। इस वजह से डैड गुस्सा होकर यहाँ से चले जाते हैं। और फिर शेन यहाँ शाओ से कहने लगता है कि तुम तो मेरी साइड थी ना, और तुम मुझे इतना लाइक करती थी, तो तुम मेरे खिलाफ कब से चली गई। तो जियांग यहाँ पर शाओ की साइड लेते हुए उसे अपने साथ रूम में लेकर चला जाता है और फिर उसे थैंक यू कहने लगता है और कहता है कि मेरी वाइफ सच में कितनी ज्यादा स्मार्ट है और तुमने कितनी मेहनत भी करी है। तो वो कहती है कि कुछ भी नहीं, सब तो तुमने करे हो। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शाओ ने जानबूझ के जियांग को फोन के बारे में बता दी थी कि कैसे शेन उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था और उसे अपने साथ प्लान में शामिल कर रहा था। तो फिर इसने और जियांग ने दोनों ने साथ में मिलकर प्लान बनाए थे कि ये लोग उल्टा शेन को फंसाएंगे। अब यहाँ जियांग तो शाओ से इतना खुश होता है कि वो टॉवेल से उसका बाल पोंछने में भी हेल्प करने लगता है और कहता है कि हम दोनों कल साथ में डेट पर चलेंगे। ऐसा बोलकर वो स्माइल करते हुए चला जाता है। शाओ भी खुश हो जाती है और सोचती है कि अब वो मुझ पे कितना ट्रस्ट कर रहे हैं। सिस्टम उसे बताता है कि उसके पॉइंट्स भी अब बहुत ज्यादा बढ़ गए। और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि शाओ और जियांग दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पर शाओ आइसक्रीम खा रही होती है तो जियांग उसे देखे जा रहा होता है। सिस्टम शाओ को बताता है कि उसके और भी ज्यादा पॉइंट्स बढ़ गए। तभी फिर यहाँ जियांग शाओ को किस करने वाला होता है, पर इतने में जियांग को काम से कॉल आ जाती है। तो भी वो काम की चीजें इग्नोर करते हुए शाओ से कहता है कि चलो अब हम लोग डेट पर चल रहे हैं। जियांग की कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो जियांग थोड़ा परेशान होता है। शाओ भी उसकी फिक्र करने लगती है तो वो कहता है कि फिक्र मत करो, मैं सब हैंडल कर लूंगा। और तभी ये दोनों सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं और शाओ यहाँ स्लिप होने वाली होती है तो जियांग जल्दी से उसे बचाता है। तभी फिर उसे अचानक से चक्कर आने लगते हैं और उसे अपने बचपन का सीन याद आ रहा होता है कि कैसे उसकी मॉम यहाँ सीढ़ियों से गिर गई थी और ये देखकर वो बहुत ही शौक था और उसके डैड यहाँ उसी के ऊपर इल्जाम डाल रहे थे। यही याद करके वो बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है तो शाओ से संभालने लगती है। जियांग कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर फिर थोड़ी देर बाद जियांग को फिर से चक्कर आता है तो शाओ से कहती है कि आखिर तुम डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा रहे हो। तो फिर इतने में यहाँ असिस्टेंट आके बताने लगता है कि एक्चुअली में बॉस को अपनी मॉम की मौत याद आ रही है जिसकी वजह से वो हमेशा ट्रॉमा में रहते हैं, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। तभी जियांग अपने असिस्टेंट को चुप रहने बोलता है तो असिस्टेंट चला जाता है। फिर शाओ जियांग से कहने लगती है कि तुम ठीक हो गए इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है, और देखो तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी मॉम का रिवेंज लेने में अब मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। ये सुनने के बाद जियांग कहता है कि आखिर क्यों। वो मन में तो सोचती है कि ऑफ कोर्स सरवाइव करने के लिए, पर उसे कहती है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है ना, और तुमने भी तो पहले मेरी हेल्प करे थे, तो मेरी भी तो ड्यूटी बनती है ना कि तुम्हारा भी साथ देना।
तो फिर वो कहता है कि ठीक है मैं कंसिडर करूंगा, ऐसा बोलकर वो जा रहा होता है। फिर शाओ भी सोचने लगती है कि वैसे ये पागल अब मुझे बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा है। फिर रात में जब दोनों सो रहे होते हैं तो जियांग अचानक से अपनी मॉम के बारे में सपना देखते हुए फिर से डरने लग जाता है और कहता है कि मॉम मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी वो उसे कहती है कि फिक्र मत करो, मैं हूँ यहाँ पर। तो वो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ ही रहना, मुझे छोड़कर मत जाना। शाओ कहती है कि क्या? तो फिर वो कहता है कि चलो साथ में सो जाओ। तो शाओ उसकी बात मानकर बस सोने लगती है और इतने में सिस्टम कह रहा होता है कि अब उसके पॉइंट्स और भी ज्यादा बढ़ गए। फिर हम देखते हैं कि स्टेप मॉम किसी गार्ड को पैसे देकर जियांग को मारने के लिए ऑर्डर देती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जियांग को अपने असिस्टेंट के जरिए इस बारे में पता लग जाता है। तो वो शाओ को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ कुछ एक्साइटिंग करना चाहती हो? तो वो कहती है कि क्या? तो ये कहता है कि बस तुम मेरा साथ दो। तो इसके लिए वो रेडी होती है और यहाँ जियांग उसके फोरहेड पर किस करता है। फिर दोनों कार से जब जा रहे होते हैं तो शाओ समझ जाती है कि कोई कार इन्हें फॉलो कर रही है और जियांग को इस बारे में पहले से पता है। वो इसे कहता है कि हमारी मछली जाल में फंस चुकी है। जियांग शाओ से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर जियांग और उसके गार्ड्स मिलकर एक और कार के साथ प्लानिंग करते हैं और वहाँ पर उस गार्ड को लगता है कि ये लोगों की कार फूट गई है और वो लोग मर चुके। तो वो लोग स्टेप मॉम को गुड न्यूज दे देते हैं। स्टेप मॉम तो यहाँ बड़ी खुश होने लगती है कि उनके रास्ते का कांटा हट चुका है। पर तभी इतने में जियांग जब घर पहुंचता है तो उसे देखकर स्टेप मॉम शॉक हो जाती है। तो जियांग कहता है कि क्या हुआ, आप मुझे जिंदा देखकर बड़ी डिसअपॉइंटेड लग रही हो। तो फिर स्टेप मॉम कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझ पे कोई भी झूठा इल्जाम मत लगाओ। तो जियांग कहता है कि अच्छा झूठा इल्जाम। फिर वो यहाँ पर उसी बंदे को बुलवा लेता है और उसे कहता है कि बताओ तुम्हें किसने ऑर्डर दिया था। तो फिर वो यहाँ स्टेप मॉम का नाम ले लेता है कि इसी ने मुझे तुम्हें मारने का ऑर्डर दी थी। फिर स्टेप मॉम अभी भी अपनी गलती नहीं मान रही होती है और कहने लगती है कि तुम मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हो। तो फिर जियांग कहता है कि मेरे पास आपकी रिकॉर्डिंग भी है, तो अब आप क्या कहोगी। तो फिर वो चिल्लाने लगती है कि तुम और तुम्हारी मॉम दोनों ही क्यों नहीं मर गए होते। और फिर वो खुद रोने धोने का नाटक करते हुए यहाँ पर विक्टिम बनने लग जाती है कि मैं इस घर में एक आउटसाइडर हूँ। और फिर वो यहाँ पर जियांग को काफी सारी बातें सुना देती है तो वो बस चुप रह जाता है। और फिर रात में हम देखते हैं कि जियांग यहाँ शाओ से पूछता है कि तुम्हें क्या अब ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा स्कैरी हूँ। तो शाओ से कहने लगती है कि जब इस घर में मैं पहली बार आई थी तो तुमने मेरा गला पकड़ लिया था, मैं तो बहुत ही ज्यादा तुमसे डर चुकी थी और मुझे लगता था कि तुम सबसे ज्यादा स्कैरी होंगे, लेकिन मैंने कभी नहीं देखी कि तुमने किसी को नुकसान पहुंचाया और ना ही तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया हो, इसलिए तुम स्कैरी कैसे हो सकते हो। ऐसा बोलकर उसे हक करती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। जियांग उसे कहने लगता है कि शायद अब मैं तुमसे कभी अलग नहीं हो पाऊंगा। तो फिर वो भी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। फिर रात में हम देखते हैं कि शाओ इस बारे में सोचकर अपसेट होती है कि वो तो इस दुनिया की है ही नहीं। फिर वो सिस्टम से पूछने लग जाती है कि क्या मिशन कंप्लीट करने के बाद मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तो सिस्टम कहता है कि तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम रुक भी सकती हो और जा भी सकती हो। तो फिर ये सोचती है कि मुझे रुकना चाहिए या जाना चाहिए। वैसे तो जियांग मेरे साथ बहुत ही अच्छे से, लेकिन आखिर मैं इस दुनिया की तो नहीं हूँ। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शाओ और जियांग दोनों साथ में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी शाओ से बताने लगती है कि कल मेरी मॉम का बर्थडे है तो मैं अपने घर जाऊंगी। तो वो कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। तो कहती है कि ऑफ कोर्स, तुमने मुझसे प्रॉमिस भी किया था कि तुम मेरे घर वापस चलोगे। तो फिर जियांग तो बहुत ही हैप्पीली मान जाता है कि हाँ मैं भी चलूंगा। फिर वो कहती है कि चलो मैं आज अपनी मॉम के लिए गिफ्ट खरीदने चलती हूँ। जियांग उसे अपना कार्ड दे देता है और कहता है कि ये लो मेरा कार्ड और तुम्हें जो खरीदना है खरीद लेना। फिर दोनों साथ में जब शॉपिंग करने जाते हैं तभी यहाँ पर शाओ के ऊपर अटैक होता है। पर फिर जियांग उसे इस टाइम तो बचा लेता है, पर बाद में फिर उसकी बहुत ही फिक्र करता है और कह देता है कि तुम अब घर पे रहना, मैं अपना कुछ काम करने जा रहा हूँ। तो शाओ से रोकने लगती है कि नहीं, तुम आखिर ऐसे कैसे जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी। तो जियांग कहता है कि मेरी बात सुनो, मुझे अब तुम्हारी फिक्र है। मैं अपनी मॉम को तो प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन कम से कम तुम्हें तो प्रोटेक्ट जरूर करूंगा। यहाँ पर शाओ से डिस्कस करने लगती है कि आखिर मुझे कौन हर्ट करने की कोशिश कर सकता है, या तो फिर वो लिन या तो फिर वो शेन। जियांग कहता है कि तुम ये सब मुझ पे छोड़ दो, मैं सब हैंडल करता हूँ और तुम बस यहाँ घर पे रहो और अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना। तो फिर इतना कहने पर फिर शाओ मान जाती है कि ठीक है मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ। फिर शाओ अकेले घर में इंतजार कर रही होती है और वो सोच रही होती है कि मुझे इस नॉवेल की दुनिया में ही रहना चाहिए या फिर अपनी असली दुनिया में जाना चाहिए। वो सोचती है कि लेकिन मेरी असली दुनिया में मेरी लाइफ तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शाओ की असली लाइफ में तो उसके पेरेंट्स बिल्कुल भी उससे प्यार नहीं करते, इसलिए अब
शाओ यहाँ सोच रही होती है कि उसकी नॉवेल की दुनिया के पेरेंट्स तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और साथ ही साथ उसके पास जियांग भी तो है। फिर शाओ सिस्टम को बता देती है कि मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ, मुझे यहीं पर रुकना है। तो सिस्टम एग्री करता है कि ठीक है फिर, लेकिन उससे पहले उसे पूरा मिशन कंप्लीट करना होगा। और फिर वो उसे और भी सारी चीजें बताने लगता है कि अब उसे नेक्स्ट क्या करना है। तभी यहाँ शाओ को पता लगता है कि जियांग बिजनेस ट्रिप के लिए अब्रॉड जा रहा है। वो सोचती है कि ऐसा नहीं चल सकता है, अगर वो इतना दूर जाएगा तो फिर तो मेरे हार्ट में पेन होगा। फिर वो तुरंत ही कार से उसका पीछे करने लगती है और जियांग को पता लगता है कि शाओ उसे फॉलो कर रही है। तो वो तुरंत ही अपनी कार रोकता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो शाओ कहती है कि जब मुझे पता चला कि तुम इतना दूर जा रहे हो तो फिर मैं बहुत ही अपसेट हो गई, मैं तुमसे दूर इतना नहीं रह पाऊंगी। तो फिर जियांग मान जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हें भी अपने साथ लेके चलूंगा। फिर दोनों साथ में बिजनेस ट्रिप पर जाते हैं और यहाँ पर जियांग शाओ को अपना प्लान वगैरह बता रहा होता है कि वो शेन और लिन के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जियांग के डैड शेन को अपनी कंपनी देने वाले होते हैं, पर तभी यहाँ पर जियांग पहुंच जाता है और अपने स्टेप ब्रदर शेन की सारी पोल वगैरह खोल देता है कि वो कितने सारे इलीगल काम कर रहा है। तो फिर यहाँ पर उसे पुलिस अरेस्ट करके लेके जाती है और डैड भी शेन से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं। जियांग कहता है कि अब ये सब नाटक करके कोई फायदा नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जियांग शाओ को लेकर अपनी मॉम की ग्रेव पर जाता है और उन्हें बताता है कि मॉम, मैंने आपकी कंपनी अब वापस ले लिया हूँ। फिर उसके बाद शाओ और जियांग जब रात में घर पे आते हैं तो साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। फिर सिस्टम यहाँ शाओ को इस बारे में बताता है कि लिन उसके खिलाफ प्लानिंग कर रही है और वो उसको किडनैप करवाने वाली है। तो ये इस बारे में जियांग को बता देती है और फिर ये लोग साथ में प्लान बनाते हैं। और जब यहाँ पर गुंडे लोग शाओ को किडनैप करने आते तो शाओ उन्हें करने देती है और जियांग वहाँ छुप कर देख रहा होता है। वो ये सब होते हुए बस अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि लिन यहाँ पर शाओ को बांध के रखी होती है और उसे मारने वाली होती है। और फिर यहाँ पर जियांग पहुंच जाता है शाओ को बचाने के लिए और उसे अरेस्ट करवा देता है। और फिर वो शाओ से कहने लगता है कि वो तो अच्छा हुआ कि हमारा प्लान काम कर गया और मैं सेफली यहाँ पर आ गया, नहीं तो अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मैं सच में पागल हो जाता। फिर यहाँ शाओ को सिस्टम बताने लगता है कि अब उसका मिशन कंप्लीट हो चुका है और अब वो यहाँ पर अपनी लाइफ एंजॉय कर सकती है। शाओ सुनकर बहुत ही खुश होती है और फिर वो जियांग से कहने लगती है कि चलो मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ। और फिर शाओ जियांग को अपनी खुद की स्टोरी सुनाने लग जाती है कि एक गरीब कॉलेज स्टूडेंट थी जिसके पास पैसे तो बिल्कुल नहीं थे, साथ ही साथ उसकी फैमिली भी अच्छी नहीं थी। पर तभी एक दिन वो एक अलग दुनिया में आ गई और वहाँ पर उसे एक पागल बंदा मिला जो कि पहले तो उसे बहुत ही डराने लगता था, पर फिर धीरे धीरे उस लड़की को पता चला कि वो बंदा तो उसके साथ बहुत ही अच्छे से, और फिर वो लड़की उस बंदे के साथ हैप्पीली अच्छे से रहने लग गई। तो ये सब स्टोरी सुनने के बाद जियांग कहता है कि यानी वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम हो ना। तो शाओ कहती है कि क्या तुम्हें ये सब पहले से पता था? तो वो कहता है कि हाँ, मुझे पहले ही तुम पर शक हो गया था कि तुम यहाँ की नहीं हो। मैंने असली शाओ के बारे में सारी चीजें इन्वेस्टिगेट करवाया था और वो तो बहुत ही सेल्फिश टाइप की लड़की थी, लेकिन जब से तुम यहाँ पर आई हो तुम काफी अलग थी। तो तुम जब यहाँ पहले दिन ही आई थी मुझे तब भी से एहसास हो गया था कि तुम डिफरेंट हो। फिर यहाँ पर जियांग शाओ को वेडिंग रिंग निकाल कर प्रपोज करने लग जाता है और उसे कहता है कि वो अपनी पूरी लाइफ उसके साथ स्पेंड करना चाहता है। तो शाओ तो ये सुन के रोने लग जाती है और फिर वो उसे रिंग पहना देता है। फिर दोनों ही किस करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।